हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। रोड टू इंडिपेंडेंस में आज बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। जी हां, सुभाष बाबू, जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इंडिपेंडेंस में अविस्मरणीय है और हम उसे कभी भी भूल नहीं सकते। बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो इंडियन हिस्ट्री में और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कभी भी भूला नहीं जा सकता। अकेला व्यक्ति जिसने बरतानिया हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी और एक इंटरव्यू में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटले, उन्होंने भी कबूल किया कि सुभाष चंद्र बोस से उन्हें ज़्यादा डर लगता था, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा डर लगता था एज़ कम्पेयर टू महात्मा गांधी। 1897 में, जी हाँ, 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ कटक, उड़ीसा में। इनके फादर एक लॉयर थे और इन 13 भाई बहनों के बीच में ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे थे और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लंदन जाकर ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया। लेकिन इनका मन तो हमेशा से ही देशभक्ति की भावनाओं में हमेशा लगा रहता था और उससे ही ओतप्रोत रहता था। इसीलिए उन्होंने बरतानिया हुकूमत के अंदर काम करना यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में काम करने से साफ इनकार कर दिया और देश की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जी हाँ, 1920 में बोला जाता है ना, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एंटी थे, एक दूसरे की सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। ये बात सही नहीं है। 1920 में जब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे तो इन्होंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। इनके एक और गुरु हुए चित्तरंजन दास, जी हाँ, CR दास, जिनको अपने भड़काऊ भाषणों और बहुत ही देशभक्ति से बड़े भाषणों के लिए जाना जाता है। 1923 में, जी हाँ, 1923 में ये भारतीय कांग्रेस के यूथ विंग के प्रेसिडेंट बने। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ विंग के प्रेसिडेंट बने और तेज़ी से अपना पैर पसार रहे थे। 1928 आते आते नेहरू के साथ मिलकर ये काम करने लगे भारतीय आज़ादी के लिए। लेकिन अब यहीं से इनका और गांधी जी के बीच में चेंजेस आने स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको लग रहा है कि जो आपका गांधी जी का मेथड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और आज़ादी इस तरह से मिल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट मेथड्स को यूज़ नहीं करना चाहते। केवल नॉन वायलेंट मेथड से आज़ादी नहीं मिलेगी, केवल भीख मिलेगी। और इनका मानना था कि आज़ादी लेने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन इससे गांधी जी इत्तेफाक नहीं रखते थे। 1938 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और 1939 में तो कांग्रेस में बहुत बड़ी एक अंदरूनी रिफ्ट हो गई, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया, जाकर देख लीजिए अभी तक नहीं देखा तो। पर गांधी जी ने इन्हें ओपन चैलेंज कर दिया और रिफ्ट पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई, जहाँ पर गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप वहाँ जीत ली 1939 में। उसके बावजूद उन्हें लगा कि कांग्रेस में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेहरू का विंग और गांधी का विंग उन्हें काम नहीं करने दे रहा। इससे अच्छा था, उन्होंने सोचा कि गांधी और नेहरू को अपने कांग्रेस के साथ छोड़ देते हैं और उन्होंने अपने रेडिकल विंग यानी कि लेफ्ट के जितने भी समर्थक थे उन्हें लेकर एक नई पार्टी का गठन किया जून 1939 में, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से उन्होंने पार्टी को बनाया, जो आज CPI CPM के नाम से दो पार्ट में टूट गई है पार्टी, लेकिन पहले वो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानी जाती थी। ये क्रांतिकारी विचारों की पार्टी थी और ये चाहते थे बेसिकली कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया जाए। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यहाँ के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिथिंगो, उन्होंने क्या किया, इंडियंस को डायरेक्टली खुदवा दिया वॉर में और इंडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो कांग्रेस ने क्या किया, सारी की सारी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की सीट से रिजाइन कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये गलत है और हमें इंडिया भर में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालें। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगा कि हिटलर और मुसोलिनी ज़्यादा बड़ा खतरा है, तो उन्होंने इनकी साथ देने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ठीक है, मैं अपने बंगाल में तो इस
मूवमेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने बंगाल में मूवमेंट फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ स्टार्ट करने का सोचा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इन्हें अरेस्ट कर लिया 1940 में। जब ये अरेस्ट हुए 1940 में, उसके बाद इन्होंने जेल में ही हंगर स्ट्राइक की। 7 दिनों में इनकी तबीयत खराब होने लगी, इन्हें टीबी की बीमारी थी, तो इन्हें हाउस अरेस्ट पे लग दिया गया। हाउस अरेस्ट जानते हैं ना, नज़रबंद, घर के अंदर ही। लेकिन सुभाष बाबू तो सुभाष बाबू ही थे। इन्होंने 1941 में जनवरी में डिस्गाइज किया एक पठान का भेष। ये डिस्गाइज के मास्टर माने जाते थे, कहीं से भी कहीं पे भी निकल जाते थे। अपनी कज़न की मदद से इन्होंने अपने घर से चकमा देकर ब्रिटिशर्स को निकल पड़े। सीआईडी लगी हुई थी, उसके बावजूद वहाँ से निकल पड़े और पेशावर होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए ये पहुँच गए रशिया। लेकिन रशिया जो थी वो तो ब्रिटिशर्स के साथ ही थी, और अब भाई जो एलाई होगा वो एक दूसरे से तो लड़ेगा नहीं, इसीलिए अब वहाँ से वो निकले और जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में हिटलर ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि हाँ उनकी वो मदद करेंगे, लेकिन हिटलर जो था वो अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी चल रहा था। साथ ही साथ हिटलर की जो मंशा थी वो भी सुभाष बाबू को समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें लगा कि कहीं ये हिटलर हमें धोखा ना दे दे और हमारी आर्मी बनाकर हम ही पे ना अटैक करे और इन्वेट करे। साथ ही साथ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें उसने इंडिया के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ काफ़ी कुछ गलत लिखा था। सुभाष बाबू ने वहाँ से भी हटने का फैसला कर लिया और एक सबमरीन के अंदर, जी हाँ समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सबमरीन के अंदर इतना खतरनाक सफ़र तय किया जापान के लिए। पूरा नॉर्थ अफ्रीका होते हुए साउथ अफ्रीका के रास्ते से पहुँचे जापान। और जब ये जापान पहुँचे तो जापान में जहाँ पे जनरल टोजो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत ज़्यादा इनका स्वागत किया और जापान ने खुले दिल से और खुले हाथों से, सुभाष चंद्र बोस थे, उनका स्वागत किया। जापान दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो वही यहाँ पर नीति चल रही थी। बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो जापान के पूरी तरह से दुश्मन थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान, जर्मनी, इटली ये आपके एक्सिस पावर्स थे और ये अलाइज के खिलाफ लड़ रहे थे जो ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया वगैरह थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जापान था उसने पूरी तरह से समर्थन का फैसला कर दिया। साथ कुछ चीज़ें पीछे चल रही थी जो अभी हम लोग ने डिस्कस नहीं करी, फ्लैशबैक पे थोड़ा सा चलते हैं, वो बता देते हैं आपको। मैंने आपको बताया था लॉर्ड लिथिंगो ने इंडिया को कूदवा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो भी मलय आइलैंड्स और अलग अलग आइलैंड्स में हम जो गए थे सोल्जर्स बन के साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पर इन्हें जापान ने हरा कर इन्हें वॉर प्रिजनर्स बना लिया था, यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इनमें मोहन सिंह भी थे। लगभग 40,000 सैनिक तो सिंगापुर में ही बना लिए गए थे, 6,000 सैनिक जो थे फिलीपींस वगैरह में और अलग अलग आइलैंड्स में। तो ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो आर्मी थी, इसको जापान पहले से ही यूनाइट करने का सोच रहा था और इसे वो इंडिया में ही यूज़ करना चाहता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, पहली बार में जो मोहन सिंह थे वो जापान के साथ उनकी बनी नहीं और उन्होंने उनका हेल्प करने से मना कर दिया। राज बिहारी बोस ने कहा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए मिलकर लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंक कर दिखाएंगे। इसी वजह से उन्होंने जापान के साथ एक बैंकॉक कॉन्फ्रेंस हुआ था इनका जून 1942 में, जहाँ पर इन्होंने 34 पॉइंट्स अपने रखे थे, जहाँ पर ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाए, इस आर्मी को पूरी तरह से एक स्वायत्त और आर्मी बनाया जाए और इंडिया जब फ्री होगा तो उसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को सौंपा जाए और इंडिया को एक फ्री कंट्री की तरह मान्यता दी जाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में रखी थी। राज बिहारी बोस ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को जोड़े रखने के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी को जोड़े रखने के लिए। दिसंबर 1942 में एक रिफ्ट क्रिएट हो गई, मैंने बताया था, मोहन सिंह और जापान के बीच में, लेकिन राज बिहारी बोस डटे रहे। फरवरी 1943 आते आते सुभाष चंद्र बोस जब पिक्चर में आए तो राज बिहारी बोस ने उनसे मुलाकात की और जो पूरा का पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग था और इंडियन नेशनल आर्मी, उसका कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनका नाम सुनकर लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पैसे भी दान दिए और सिविलियंस भी यहाँ पर ज्वाइन हुए इस आर्मी में और मोहन सिंह भी पहले कमांडर इन चीफ बनकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने एक लेडीज़ के लिए अलग पूरा एक बटालियन बनाया था, पूरा एक आप कह सकते हो ब्रिगेड बनाया था, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है और इसकी लक्ष्मी स्वामी नाथन नाम की जो आप कह सकते हो कमांडर हुई और कमांडर इन चीफ जो थे फर्स्ट एंड लास्ट वो मोहन सिंह हुए। 50,000 लगभग लोगों की आर्मी इन्होंने जुटा ली थी, जापान का पूरा सपोर्ट था और इन्होंने कई नारे यहाँ पर दिए और लोगों को जोश से ओत प्रोत कर दिया
यहाँ पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिया, जय हिंद आज तक आप सुनते हैं, देश के लिए सम्मान आ जाता है, और ये भी आज भी युद्ध घोष है हमारी आर्मी का, ये भी इन्होंने ही दिया। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये भी सुभाष चंद्र बोस की ही लाइंस हैं और इंडियन नेशनल आर्मी ने ही इसको अपना वॉर क्राई बनाकर आगे बढ़ाया। यहाँ पर बहुत आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें बढ़ रही थी आगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या था, इन्होंने पूरा का पूरा एक गवर्नमेंट सेटअप भी कर लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन इनके पास कोई अपनी खुद की ज़मीन तो थी नहीं भाई, सिंगापुर से सारी चीज़ें चल रही थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो जापान ने ये आइलैंड्स ब्रिटिशर्स से जीते और ब्रिटिशर्स को हराकर ये आइलैंड्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब सुभाष बाबू को भी एक ज़मीन मिल गई क्योंकि जापान ने ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो इंडिया से सटे हुए आइलैंड्स आज भी इंडिया का हिस्सा हैं वो उसे दे दिया सुभाष चंद्र बोस को, और उन्होंने उसका नाम रख दिया शहीद और स्वराज आइलैंड। जी हाँ, शहीद और स्वराज आइलैंड के नाम से पहली बार वहाँ ट्राई कलर नेशनल फ्लैग होइस्ट किया गया। फिर नेताजी ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मार्च किया। इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा ये काफ़ी जगहें जीत ली और इंडियन नेशनल फ्लैग भी वहाँ पे फहरा दिए और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन समय को और वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बदकिस्मती हुई कि वहाँ पर मानसून बहुत जल्दी आ गया। आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो तेज़ी से आता है और बहुत ज़्यादा टॉरेंशियल रेनफॉल्स होती हैं, और डेंस जंगल होने के कारण से जो रसद और सामान थे उसकी भारी किल्लत हो गई। साथ ही साथ एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका वॉर में कूद गया और जापान से उसकी डायरेक्ट लड़ाई होने लगी, और जापान ने भी अपनी मदद वहाँ पर भेजना कम कर दिया क्योंकि जापान अपनी लड़ाइयों में व्यस्त हो गया। तो नेताजी के जो सपने थे वो यहाँ चूर चूर हो रहे थे, और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको रंगून में ब्रिटिशर्स ने ट्रैक करके कैप्चर कर लिया, उसे पूरी तरह से रिवोल्ट को क्रश कर दिया और बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने अरेस्ट कर दिया इंडियन नेशनल आर्मी के, और इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल दिया गया। रेड फोर्ट ट्रायल मतलब इन्हें यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई सबके सामने रेड फोर्ट पे, जिससे कि किसी की हिम्मत ना हो दोबारा इस तरह का काम करने की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो डिस्गाइज के मास्टर थे, वो वहाँ से बच के निकल चुके थे। कहा जाता है 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, लेकिन यकीन मानिए कभी भी उनकी डेथ प्रूव नहीं हो पाई है और बहुत सारे सोर्सेज से पता चलता है कि उनकी डेथ नहीं हुई थी। कई दिनों तक वो रशिया में रहे और 1948 तक वो रशिया में थे। 1948 के बाद वो शायद इंडिया में आ गए और गुमनामी बाबा के नाम से उन्होंने अपना जीवन को बिताया। ये कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको प्रूव करते हैं, बहुत सारी किताबें इसके बारे में लिखी गई हैं। सुभाष चंद्र बोस भले ही इंडिया को आज़ादी नहीं दिला पाए, लेकिन इनका जो काम था वो बहुत ही अविस्मरणीय काम है और बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जड़ें बुरी तरह से हिल गई थी और जो ब्रिटिश आर्मी थी जहाँ पे इंडियंस थे वहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। इंडियन नेवी वगैरह ने भी रिवोल्ट कर दिया था, और कहा जाता है इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटोज़ वगैरह उन्होंने अपने ऑफिस वगैरह में लगा दी थी, और ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डरते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का सपना साकार हुआ, 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके थे इसको शेयर करिए और ज़्यादा इसको फैलाइए अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।